डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 65। चाहत जब सामने की ओर देखती है तो वहां पर जॉय अपना मुंह दूसरी ओर की जोर जोर से भूंक रहा था। वही ये देखकर चाहत समझ जाती है कि जॉय उसे नाराज है, क्योंकि वह जब मेंशन में आई थी तब उसने उसे नोटिस नहीं किया था। वह अपनी सोच में ही घूम मेंशन के अंदर आ गई थी और जॉय कब से दरवाजे से टिककर उसका इंतजार कर रहा था। इसका फोकस सिर्फ स्वीकृति जी पर था, इसलिए जॉय उससे नाराज हो गया था। चाहत ये देखकर जॉय के पास चली जाती है और पंजों के बल बैठकर उसे कसकर हक कर लेती है। वही स्वीकृति जी ये देखकर किचन में चली जाती है और वहां से आवाज लगाते हुए कहती है, जल्दी फ्रेश हो जाओ वरना खाना ठंडा हो जाएगा। वही चाहत भी अपनी मॉम की बात सुनकर जॉय के साथ अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी ओर रायजादा विला में दक्ष अपने कमरे में गुस्से से बैठा हुआ था। आज वह स्कूल भी नहीं गया था। उसे बार बार चाहत की याद आ रही थी। उसने अभी तक कुछ खाया भी नहीं था। जब भी उसकी दादी उसे खिलाने आती वह उन्हें मना कर देता। दक्ष बहुत जिद्दी था, इसलिए किसी का कहना नहीं मानता था। अगर वह किसी से डरता था तो वह सिर्फ अक्षय था। वही सुजाता जी परेशान होकर लिविंग हॉल में बैठी हुई थी। उनका पोता उनका कहा बिल्कुल नहीं मान रहा था। वह बिल्कुल अपने बाप की तरह जिद्दी था। तभी उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वह सामने देखती है तो अक्षय अपने तेज तेज कदमों से विला के अंदर आ रहा था। ये देखकर सुजाता जी की आंखों में चमक आ जाती है। वह सोफे से खड़ी होकर अक्षय से कहती है, अक्षय थैंक गॉड तुम आ गए। तुम्हारे बेटे को अब तुम ही संभालो। पता नहीं क्या जिद लेकर बैठा है। मैं सुबह से उसे खिलाने की कोशिश कर रही हूं पर वह मान ही नहीं रहा है और पूरे दिन से गुस्से से अपने कमरे में बैठा हुआ है। वही अक्षय जब ये सुनता है तो उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वह सीढ़ियों से होते हुए सीधा दक्ष के कमरे तक पहुंच जाता है, जहां से दक्ष की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। रोने की आवाज सुनकर अक्षय के चेहरे पर सीकन आ जाती है। वह दरवाजा खोलकर अपनी भारी आवाज में कहता है, तुम क्यों रो रहे हो और अभी तक तुमने खाना क्यों नहीं खाया? वही दक्ष जो रो रहा था वह अपने आंसू पोंछकर अपने डैडी को देखने लगता है। वह हल्के गुस्से में कहता है, डैडी आपने तो कहा था कि मैं क्यूटी को इग्नोर करूंगा तो वह हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने तो मुझे एक बार कॉल भी नहीं किया। क्या वह मुझे भूल गई है? मैं उसके बिना नहीं रह सकता और वह गंदी आंटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अक्षय ये सुनकर गहरी सांस लेता है और दक्ष को अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो मैं खुद तुम्हें वहां ले चलूंगा। अब रोना बंद करो, चलो। वही दक्ष जब ये सुनता है तो खुश हो जाता है, क्योंकि कल उसके डैडी उसे उसकी स्वीटी के पास ले जाने वाले थे। अक्षय उसके आंसू पोंछकर अपने सीने से लगा लेता है और वहां से सीधा लिविंग हॉल में आ जाता है। वह अपनी भारी आवाज में दक्ष से कहता है, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम साथ में डिनर करेंगे। वही दक्ष भी उसकी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देता है। अक्षय के जाने के कुछ देर बाद एरिका विला के अंदर आती है, जिसे देखकर सुजाता जी मुस्कुराते हुए कहती है, आओ बेटा, तुम थक गई होगी ना। मुझे पता है मेरा बेटा तुमसे बहुत काम करवाता होगा। वह है ही ऐसा। वही एरिका सुजाता जी की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है और उनके पास आते हुए कहती है, नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। वही सुजाता जी उसका हाथ पकड़कर अपने पास सोफे पर बिठा देती है और उससे बातें करने लगती है। तभी एरिका की नज़र दक्ष पर पड़ती है, जो कि डाइनिंग टेबल पर अकेला ही बैठा हुआ था। वह एक बार भी उसके पास नहीं आया था। ये देखकर एरिका मन ही मन दक्ष को कोसने लगती है। वह जब से आई थी तब से दक्ष के आगे पीछे लगी हुई थी, पर दक्ष उससे अच्छी से बात भी नहीं करता था। वह दक्ष को एक नज़र देखकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद पूरी रायजादा फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। अक्षय हेड चेयर पर बैठे दक्ष को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। वही दक्ष खुशी खुशी अपने डैडी के हाथों से खाना खा रहा था। वही एरिका जो बगल वाली चेयर पर बैठी थी वह खाना खाते हुए उन दोनों को ही देख रही थी। सुजाता जी जब एरिका को देखती है तो उन्हें समझ आ जाता है कि वह उनके बेटे के पीछे पागल है। वह हल्का मुस्कुराते हुए अक्षय से कहती है, अक्षय, मैं बूढ़ी होने लगी हूँ और कब तक जिम्मेदारियां का बोझ अपने कंधों पर उठाती रहूंगी। मुझे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। मैं सोच रही हूँ क्यों ना तुम कोई अच्छी लड़की ढूंढकर उससे शादी कर लो, जिससे दक्ष को भी एक माँ मिल जाएगी। वह मेरी बात तो सुनता नहीं है, शायद अपनी मॉम की बात सुन ले। अक्षय जो दक्ष को खाना खिला रहा था उसके हाथ अचानक से रुक जाते हैं। वह अपनी मॉम से कहता है, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है, ना ही मैं शादी करना चाहता हूँ, पर हाँ, अगर मेरा बेटा किसी को पसंद करेगा तो मुझे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वही सुजाता जी अक्षय की बात सुनकर अपना मुंह बना लेती है, फिर उन्हें कुछ याद आता है। वह हंसते हुए कहती है, तुम्हारा बेटा सिर्फ चाहत को पसंद करता है और तुम्हें क्या लगता है वह तुमसे शादी कर लेगी? अगर तुम हाँ कहो तो मैं उससे भी बात कर सकती हूँ। वह इतना कहकर हंसने लगती है। वह तो सिर्फ मजाक कर रही थी क्योंकि उन्हें पता था अक्षय चाहत को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, पर सच्चाई कुछ और थी। वही अक्षय बिना किसी एक्सप्रेशन से सुजाता जी से कहता है, ठीक है, अगर वह मान गई तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही एरिका जो खाना खा रही थी, उसके हाथों से चम्मच छूट जाती है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वह मन ही मन सोचने लगती है, ये लोग उसके सामने किसी और लड़की का नाम कैसे ले सकते हैं और अक्षय कैसे किसी से भी शादी करने के लिए राजी हो सकता है। वह ऐसा हरगिज नहीं होने देगी। वही सुजाता जी जो मजाक करके हंस रही थी, वह अक्षय की बात सुनकर शॉक हो जाती है और अपनी तिरछी नजरों से एरिका को देखने लगती है। वह जानती थी कि उसे बुरा लगा है। वह अक्षय से कहती है, नहीं बाबा, तुम्हारे लिए तो एरिका ही सही है, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। उसे भी हर वक्त काम काम ही सोचता है। तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। सुजाता जी ने ये सब इसलिए कहा था ताकि एरिका का मूड ठीक हो जाए। वही अक्षर यह सुनकर गुस्से से कहता है, वह सिर्फ एक एम्प्लॉय है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने कभी कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ या उसे लाइक करता हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। वही एरिका ये सुनकर अपने आप को संभाल नहीं पाती और वहाँ से खड़ी होकर अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ चाहत स्वीकृति जी के साथ डिनर कर रही थी। वह अपनी शांत आवाज में कहती है, मोम, मुझे आपसे कुछ कहना है। वही स्वीकृति जी चाहत की बात सुनकर चाहत से कहती हैं, हाँ बोल बच्चा। मॉम, सेकंड ईयर स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मुझे पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना होगा और आप तो जानती है हमारे घर से कॉलेज कितना दूर है, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना हॉस्टल में चली जाऊँ, ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। जब भी मेरी छुट्टी होगी मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी और वहाँ पर मेरी सारी दोस्त भी है। इसलिए स्वीकृति जी जो खाना खा रही थी, वह अचानक से रुक जाती है। वह चाहत को देखते हुए कहती है, तुम क्यों हमसे दूर जाना चाहती हो? जो भी हो, मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दूंगी और अब से इस बारे में कोई बात नहीं होगी, समझी? चुपचाप खाना खा लो। चाहत ये सुनकर डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। वही स्वीकृति जी उसे जाता देखकर एक लंबी सांस लेती है और वह भी खाना अधूरा छोड़कर डाइनिंग टेबल से खड़ी होती है और सब कुछ सही करके अपने कमरे में चली जाती है। इस वक्त उनकी आंखों में आंसू थे। वह अपने कमरे में आकर सीधा अलमीरा के पास चली जाती है। उस अलमीरा में एक छोटा सा लॉकर था जो सिर्फ फिंगरप्रिंट से ही खुलता था। वह उसे खोलकर उसमें से एक तस्वीर निकालती है और उसे देखकर और भी ज्यादा रोने लगती है। अगली सुबह कुणाल अंश को स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस चला जाता है। अंश वहां अकेला नहीं था, बल्कि डॉक्टर और नर्स हमेशा उसके साथ रहते थे ताकि जब भी उसकी तबीयत खराब हो वक्त पर उसे ट्रीटमेंट दे सके। कूपर कॉरपोरेशन। कुणाल अपनी काली गहरी आंखों से सामने खड़े कबीर को देख रहा था। कबीर अंदर ही अंदर बहुत डर रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। कुणाल जब कबीर को चुप देखता है तो गुस्से से कहता है, अब ऐसे पुतले की तरह क्यों खड़े हो? क्या तुमने वह इन्फॉर्मेशन निकाली? वही कबीर अपना सर हाँ में हिला देता है और घबराते हुए कहता है, हाँ सर, मैंने वंश राजावत की सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है। हमारे आदमी देहरादून भी गए थे जहां पर वह हादसा हुआ था। वहां से उन्हें पता चला है कि वंश ने आपको जो कहा था वह सच नहीं था। वंश आपसे झूठ बोल रहा था और ना ही उसकी आंखों की रोशनी गई थी। वह सब झूठ बोल रहा था। मैंने उसके डॉक्टर से भी बात की, वह पहले तो यह मान ही नहीं रहा था। फिर हमारे आदमियों ने उसे बहुत मारा। उसने कहा कि वंश ने उन्हें झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए ढेर सारे पैसे दिए थे, इसलिए वह लालच में आ गया था। और सर, वो सृष्टि मैडम से प्यार नहीं करता, क्योंकि हमारे आदमियों को राजावत हाउस में काम कर रहे एक नौकर से यह जानकारी मिली थी कि वंश सृष्टि मैडम से शादी करना नहीं चाहता था, पर मिस्टर राजावत के दबाव में आकर उसने मैडम से शादी की थी। और इस बारे में मिस्टर राजावत भी जानते थे कि वह किसी और से प्यार करता है, पर उन्हें इन सब से कोई लेना देना नहीं था। वह सिर्फ अपने बिजनेस से प्यार करते थे और बाद में वंश भी, क्योंकि आप हर महीने उन्हें 10 करोड़ भिजवाते थे और साथ ही साथ उनकी कंपनी का ख्याल रखते थे, इसलिए वह सृष्टि मैडम को मजबूरन अपने साथ रखे हुए थे। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब था और वह किसी और से प्यार करता है। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि मनस्वी मित्तल है, जो वंश और मैडम के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। उसने ये भी कहा था कि वंश हर रोज सृष्टि मैडम को परेशान करता था, उस पर अपना गुस्सा उतारता था। सर, जिस रात सृष्टि मैडम के साथ वह हादसा हुआ था, वहां पर कई सारे बिजनेसमैन मौजूद थे जो वंश के करीबी दोस्त थे।
वह उस रात बहुत ड्रिंक कर रहे थे। उनके साथ सृष्टि मैडम भी थी। वहां पर काम कर रहे एक नौकर ने बताया था कि जब वह बगल वाले रूम में जा रहा था तब उसे कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। और रही बात पुलिस की, तो वहां पर पुलिस वंश ने नहीं बुलाई थी, बल्कि वहां पर काम कर रहे एक वेटर ने बुलाई थी। इस सब से यही साबित हो रहा है सर कि वंश पहले से ही आप सबको धोखा देता आया है। बाकी सच आपको सृष्टि मैडम बता सकती है या वंश, क्योंकि वहां पर हमें ज्यादा सुराग नहीं मिले थे। किसी ने जानबूझकर उन सब एविडेंस को खत्म किया था ताकि हम उन तक ना पहुंच सके। और आप तो जानते ही हैं वह वेटर और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ था, जिस पर वंश ने वह घटिया इल्जाम लगाए थे। वह इतना कहकर कुणाल की ओर देखने लगता है। वह अपने बॉस को देखकर अंदर तक कांप जाता है। उसे पता था यही होने वाला था। तभी कुछ टूटने की आवाज पूरे केबिन में सुनाई देती है, जिससे डर कर कबीर अपनी आंखें बंद कर लेता है और वहां से 2 कदम पीछे चला जाता है। एपिसोड 66। सुबह का वक्त। खुरान मेंशन। आज सुबह चाहत देर तक सो रही थी, क्योंकि कल रो रो कर उसकी आंखें थक गई थी और रात को नींद भी नहीं आ रही थी। पता नहीं उसे किस पल नींद आई होगी। उसकी आंखें तब खुलती है जब जॉय बेड पर आकर उसे जगाता है। स्वीकृति जी भी आज चाहत को उठाने नहीं आई थी। शायद वो उससे थोड़ी नाराज थी। चाहत नींद से जागकर सामने खड़े जॉय को देख रही थी, जो उसे के बगल में लेटकर उसके साथ कदल कर रहा था। वही चाहत ये देखकर अपने दोनों हाथों से उसके काले रेशमी बालों को सहलाने लगती है, जिससे जॉय अपने चारों पैर ऊपर करके यूं ही लेटा रहता है। चाहत बेड से खड़ी होकर वॉशरूम में चली जाती है और अपने आप को आईने में देखने लगती है। जहां पर उसकी आंखें हल्की सूजी हुई थी, वह फटाफट से फ्रेश हो जाती है और अपने कपड़े बदलकर नीचे की ओर जाने लगती है। चाहत जब नीचे जाती है तो वहां पर कोई नहीं होता, उन 3 नौकरों को छोड़कर। पूरा लिविंग हॉल खाली था। ये देखकर चाहत हैरान हो जाती है। वह लिविंग हॉल से सीधा सेकंड फ्लोर पर बड़े से मास्टर बेडरूम में चली जाती है, जहां पर उसके मॉम डैड का कमरा था। वह जब वहां देखती है तो पूरा कमरा खाली था। वह मायूस होकर नीचे चली आती है। उसे अभी कुछ खाने का मूड नहीं था। पता नहीं उसकी मॉम कहाँ चली गई। क्या वह उससे नाराज हो गई? भले ही उनके बीच खून का रिश्ता ना हो, पर उन्होंने उसके लिए सब कुछ किया था। उसे अपने अतीत के बारे में नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था, पर जहां तक उसे याद था उसके मॉम डैड उससे बहुत प्यार करते थे। वह इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती थी? उसे क्या जरूरत थी अपनी मॉम को वह सब कहने की? वही एक नौकर किचन से अपने हाथ में कॉफ़ी लेकर आता है और चाहत से कहता है, मैडम आप उठ गई। बड़ी मैडम ने कहा था कि वह कुछ काम से एनजीओ जा रही है। वह अब तक वापस आती ही होगी, आप चिंता मत करिए। उन्होंने आपको जगाने से मना किया था। वह नहीं चाहती थी कि आपकी नींद में कोई भी रुकावट आए। वही चाहत ये सुनकर थोड़ी खुश हो जाती है। वह उस नौकर से कहती है, भैया क्या उन्होंने ब्रेकफास्ट किया था? और वह कब गई थी? हाँ मैडम, बड़ी मैडम ने ब्रेकफास्ट किया था और वह सुबह 7 बजे ही निकल गई थी। उन्होंने कहा था कि वह 11 बजे तक वापस घर आ जाएगी। चाहत ये सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। वह नौकर चाहत को कॉफ़ी देकर वहां से चला जाता है। वही जॉय जो पहले 3rd फ्लोर पर बॉल के साथ खेल रहा था, वह भागकर नीचे आ जाता है और पूरे लिविंग हॉल में यहाँ से वहां भागने लगता है। चाहत कॉफ़ी पीते हुए जॉय को देख रही थी, जो खुशी के मारे यहाँ से वहां मस्ती कर रहा था। उसे देखकर चाहत का मूड भी ठीक हो जाता है। तभी बाहर कई सारी गाड़ियां रुकने की आवाज आती है, जिसे सुनकर चाहत समझ जाती है शायद उसकी मॉम वापस आ गई होगी। क्या वह इतनी देर तक सो रही थी उसे तो पता नहीं था, क्योंकि आसमान में बादल होने की वजह से टाइम का पता ही नहीं चल रहा था। वही जॉय जब गाड़ी रुकने की आवाज सुनता है तो भागकर बाहर चला जाता है। वही चाहत जो कॉफी पी रही थी, वह भी अपनी हेजल ब्राउन आंखों से सामने की ओर देखने लगती है, जहां से उसकी मॉम के साथ तीनों लोग आ रहे थे। वह ये देखकर अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। तभी एक छोटा बच्चा आकर चाहत के पैरों से लिपट जाता है। ये देखकर चाहत अपनी हेजल ब्राउन आंखों से नीचे की ओर देखने लगती है, जहां पर दक्ष उसे हक करके खड़ा था। चाहत दक्ष को देखकर खुश हो जाती है। वह झुककर उसे अपनी गोद में उठाकर उसके दोनों गालों पर किस करते हुए कहती है, आखिरकार तुम्हें मेरी याद आ ही गई। वही दक्ष ये सुनकर रोने लगता है। वही सुजाता जी जो स्वीकृति जी के साथ मेंशन के अंदर आ रही थी, वह चाहत से कहती है, ये कल पूरे दिन तुम्हारे लिए रोया था, इसलिए आज मुझे इसे यहाँ लाना पड़ा। वह इतना कहकर मुस्कुराने लगती है। वही चाहत दक्ष को चुप कराकर उसे अपने सीने से लगा लेती है। तभी उसकी नज़र 2 और इंसानों पर जाती है। वह अक्षय और एरिका थे, जो सुजाता जी के साथ यहाँ आए थे। वह भी चलते हुए स्वीकृति जी के पास चले जाते हैं। कुछ देर में नौकर उन्हें कॉफ़ी सर्व करता है। उसके बाद वह सभी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वही स्वीकृति जी अक्षय से मुस्कुराते हुए कहती है,
बेटा अपनी गर्लफ्रेंड से कब शादी करने वाले हो? वही अक्षय ये सुनकर स्वीकृति जी से कहता है, नहीं आंटी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही मुझे अभी शादी करनी है। अगर मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा जो मेरे बेटे से प्यार करती हो। वह इतना क्या कर चाहत को देखने लगता है। वही एरिक ये देखकर गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी कस देती है। अक्षय थोड़ी देर रुककर स्वीकृति जी से कहता है, क्या आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करावेगी? क्योंकि आपको भी पता है दक्ष उसे कितना पसंद करता है। वही स्वीकृति जी जब ये सुनती है तो उन्हें समझ नहीं आता कि वह क्या जवाब दे। वही सुजाता जी जो कॉफी पी रही थी, उन्हें अचानक से ये सुनकर खांसी आने लगती है। उनका बेटा इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? राजावत विला। दिल्ली के पोश इलाके में बना हुआ राजावत विला जो दिखने में काफी सुंदर था, तभी कई सारी गाड़ियां एंट्री गेट से होते हुए विला के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उनमें से कई सारे बॉडीगार्ड बाहर निकलकर उस पूरे विला को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वही जो नौकर वहां पर काम कर रहे थे वह भी ये देखकर घबरा जाते हैं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इतने सारे बॉडीगार्ड का सामना अकेले कर सके, इसलिए वह चुपचाप अपना सर झुकाकर वहीं खड़े रहते हैं। तभी एक आदमी तेजी के साथ गाड़ी से बाहर निकलता है। वही जो सर्वेंट वहां पर काम कर रहे थे उस आदमी को देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें पता था ये कौन है। उन्हें अपने बॉस के लिए डर लगने लगा था। ये सब कुछ सेकंड में हुआ था जिससे वहां के सभी सर्वेंट शॉक थे। वह अपने बॉस को इस बारे में बताना चाहते थे पर वह क्या करते, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वह उस आदमी को कैसे नहीं जानते? शायद ही कोई ऐसा होगा जो कुणाल कपूर को न जानता हो, इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे अपनी नजरें उठाकर भी देखें। कुणाल बिना किसी इमोशन के अपने लंबे लंबे पैरों से विला के अंदर जा रहा था। उसकी काली गहरी आंखों में कोई भी इंसानियत नहीं थी, सिर्फ दिख रहा था तो एक शैतान जो अपने शिकार को किसी भी वक्त बेरहमी से मार सकता। उसकी आंखें किसी भेड़िए की तरह खूंखार और बेहद लाल दिख रही थी। उसके माथे की नीली नशे ऐसी लग रही थी मानो अभी वह फट जाएगी और उनमें से खून निकलने लगेगा। उसका चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो गया था। वह चलते हुए भी कांप रहा था। उसकी भारी सांसें किसी खूंखार शेर की तरह डरावनी थी। वह ब्लैक शर्ट और ब्लैक लोअर में किसी नर्क का देवता लग रहा था। वह बिना वक्त गवाए है विला के अंदर चला जाता है। वह जहां जहां जा रहा था वहां वहां उसकी खून की बूंदें नीचे गिर रही थी, क्योंकि उसके हाथ में काफी चोट लगी थी और अभी भी उसमें से खून रीछ रहा था। पर उसे इस दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बाहरी दर्द से ज्यादा अपने दिल में ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था, जिससे वह किसी खूनी दरिंदे से कम नहीं लग रहा था। उसके साथ उसके कुछ बॉडीगार्ड और कबीर था। बाकी सब बॉडीगार्ड पूरे विला के चारों तरफ फैले हुए थे। कुणाल विला के अंदर जाकर सोफे पर किसी महाराज की तरह बैठ जाता है। वही कबीर अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है जिससे वह सेकंड फ्लोर पर जाकर एक रूम का दरवाजा एक झटके में तोड़ देते हैं। कुणाल एंजाइटी और गुस्से के मारे कांप रहा था। वह अपने कांपते हाथों से सिगरेट को सुलगाकर लंबे लंबे कश लेने लगता है। उसके अंदर का जानवर उस पर हावी हो रहा था। उसको एक पल का इंतजार नहीं हो रहा था कब वह आए और कब उसे उसके किए की सजा दे। वो लगातार सिगार को अपने होठों के बीच दबाकर सेकंड फ्लोर की ओर देख रहा था। वही बॉडीगार्ड कमरे का दरवाजा तोड़ते ही बिना देरी के कमरे के अंदर घुस जाते हैं, जहां पर एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। शायद उन्होंने अभी स्टार्ट किया था, इसलिए उनके कुछ कपड़े उनकी बॉडी पर बाकी थे। वह लड़का जो बॉक्सर में था उन सारे बॉडीगार्ड को देखकर हैरान हो जाता है। वही वह लड़की अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करने लगती है। वही बॉडीगार्ड उन पर बिना रहम दिखाए किसी कचरे की तरह वहां से उठाकर लिविंग हॉल में ले जाते हैं और उस लड़के को जोर से फर्श पर धक्का दे देते हैं, जिससे वह लड़का मुंह के बल फर्श पर गिर जाता है। वह लड़का अपना सर ऊपर करके सामने बैठे आदमी को देखने लगता है। जब वह उस आदमी को देखता है तो उसके अंदर मानो जान ही नहीं बचती। वह हकलाते हुए कहता है, कुणाल। वही कुणाल जो उसे बिना कोई इमोशन के गुर रहा था, सीधा अपना एक पैर उस लड़के के सर पर रख देता है और किसी कीड़े की तरह मसलने लगता है। वही वह लड़का अपने दोनों हाथों से कुणाल के पैर को हटाने की काफी कोशिश करता है, पर वह उसके आगे कमजोर था। कुणाल अपना सर पीछे सोफे के हेड रेस्ट पर टीका कर ऊपर की ओर देखने लगता है और अपने मुंह से धुआं निकाल कर बिना किसी एक्सप्रेशन के यूं ही बैठा रहता है। पर जैसे जैसे वह लड़का कुणाल की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था, कुणाल वैसे ही अपनी ताकत बढ़ा रहा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा बुरी तरह से कुणाल के महंगे जूतों के नीचे दबा हुआ था। वह पैर के बल फर्श पर पड़ा हुआ था और अपने हाथ पैर किसी कछुए की तरह ही वहां घुमा रहा था, पर अफसोस वह छूटने में नाकाम था। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि सृष्टि का पति वंश राजावत था, जो कपूर फैमिली के दम पर अय्याशी करता था, क्योंकि कुणाल उसे हर महीने 10 करोड़ देता था और बाकी कंपनी का काम उसके डैडी संभालते थे। वह कभी कभी ही ऑफिस जाता था। वह एक आयास मर्द था।
कुणाल को वश पसंद नहीं था, पर वह अपनी बहन के आगे मजबूर था, इसलिए उसने उसके साथ शादी करवा दी। पर जब ये हादसा हुआ तब से लेकर आज तक वह उन्हें ऐसे ही पैसे देता आया था और राजावत फैमिली के साथ कुणाल का नाम जुड़ा होने की वजह से उन्हें ऐसे ही बड़ी बड़ी डील मिल जाती थी। कुणाल ने इन 7 सालों में ये कभी नहीं देखा कि वह क्या कर रहे हैं, सिर्फ पैसे भेज दिया करता था क्योंकि उसके लिए उसकी बहन इम्पोर्टेंट थी, ना कि वह लोग। वह सिर्फ अपनी बहन के खातिर उन्हें पैसे भेजता था ताकि जब वह ठीक हो तब उसका परिवार भी अच्छे से चले। क्योंकि 2 साल तक वंश ने ब्लाइंड होने का नाटक किया था, वह ऐसे प्रेटिडम करता था मानो वह देख ही ना सकता हो, पर यह सच नहीं था। उसने कुणाल से झूठ बोला था। वह तो सिर्फ उनकी फैमिली का फायदा उठा रहा था। कुणाल ये सब सोचते हुए गुस्सा हो रहा था। कुणाल उसको ऐसे ही कुचलते हुए अपने बगल में खड़े सभी नौकरों से कहता है, इधर आओ। वही सारे नौकर जब ये सुनते हैं तो घबरा जाते हैं और डरते हुए कुणाल के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, जहां पर उनके बॉस कुणाल के पैरों में किसी मक्खी की तरह कुचले जा रहे थे। वह ये देखकर अंदर तक कांप जाते हैं। वही कुणाल अपनी काली गहरी आंखों से उन सभी नौकरों को देखने लगता है और अपनी सख्त आवाज में कहता है, लेकर जाओ इसकी रखेल को, और हाँ, तुम सब उसकी प्यास बुझाओगे। वैसे भी उसे काफी शौक है दूसरों के पति पर डोरे डालने का। इसे ऐसी सजा दो कि वह मरने के लिए तड़पे पर उसे मौत भी नसीब ना हो। मुझे इसकी दर्दनाक चीखें सुननी है। अगर इसकी चीखें बंद हुई तो मैं तुम सबकी सांसें बंद कर दूंगा। वही यह सुनकर सारे नौकर हैरान हो जाते हैं। वह एक दूसरे को घबराहट से देखने लगते हैं, पर उन्हें ये करना था वरना कुणाल उन्हें जान से मार देगा। वह सारे नौकर उस लड़की की तरफ बढ़ने लगते हैं। वही वह लड़की ये देखकर घबरा जाती है। वह हकलाते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं किया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। वह नौकर उसे अपने कंधे पर उठाकर वहां नीचे बने एक रूम में ले जाते हैं। वह तकरीबन 7 से 8 हटे कट्टे आदमी थे जो किसी की भी हालत खराब कर सकते थे, जिससे कुछ देर में उस विला में भयानक चीखें गूंजने लगती है। वही कुणाल जो पहले वंश के सर को कुचल रहा था, वह अपने दूसरे पैर से उसके चेहरे पर जोर से लात मार देता है, जिसकी वजह से उसकी नाक से खून बहने लगता है। कुणाल सोफे से खड़ा होकर अपनी बेल्ट निकालता है। वही वंश जब ये देखता है तो अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, कुणाल तुम ये क्या कर रहे हो? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसी ने मुझे फंसाया था। तुम तो जानते हो मैं सृष्टि की जाने के बाद कितना टूट गया था। वह इतना कह पाया था कि कुणाल अपनी पूरी फोर्स के साथ एक जोरदार लात उसके प्राइवेट पार्ट पर मार देता है, जिसकी वजह से वंश की दर्दनाक चीख पूरे विला में गूंज जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है मानो वह जलते अंगारों पर तप रहा हो। वह अपने दोनों हाथ प्राइवेट पार्ट पर रखकर कराहने लगता है। वही कुणाल बिना रहम दिखाए उसे एक और लात जोर से मार देता है, जिसके कारण वंश दर्द के मारे तड़पने लगता है। उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है मानो वह बेहोश हो रहा हो। वह करवट लेकर वापस से अपने पैरों के बीच हाथ रखकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करता है। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह पाटर महसूस होना बंद हो गया हो। उसे कुछ फील नहीं हो रहा था। कुछ ही देर में वाइट फर्श पर हल्के खून के धब्बे दिखने लगते हैं। जो खून वंश के प्राइवेट पार्ट से निकल रहा था, वही मानव यह नज़ारा देखकर अपने पैर आपस में सिकुड़ लेता है। वही कुणाल चमड़े के बैट से उसे बेरहमी से मारने लगता है। वंश ने सिर्फ बॉक्सर ही पहना था, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पर बैट के निशान पड़ जाते हैं। वहां से खून रिसने लगता है क्योंकि कुणाल उसे बुरी तरह से मार रहा था। वह जानबूझकर इस बेल्ट को पहन कर आया था। अभी भी उस लड़की की चीखें पूरे विला में गूंज रही थी, पर जब कुणाल वंश को मारता है तो उन दोनों की चीखें मिलकर काफी भयानक मंजर पैदा कर रही थी, पर कुणाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुणाल वंश को तकरीबन 2 घंटे तक यूं ही पिटता रहा। वह कब का बेहोश हो गया था, फिर भी कुणाल उसको छोड़ नहीं रहा था। वह उसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए वह रुक जाता है और वापस से सोफे पर बैठकर गुस्से से उस आदमी को देखने लगता है। उसे क्या पता था वह ऐसा निकलेगा। उसने इस आदमी पर भरोसा किया था क्योंकि वह उसकी बहन का पति था। कौन ऐसा आदमी होगा जो अपनी पत्नी को जानबूझकर किसी अनजान आदमियों के हाथ सौंप देगा? उसे तो यही लगा था कि वंश भी उसकी बहन से प्यार करता है, इसलिए उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कर सकता है। इसलिए उसने उसकी बात मान ली थी। क्योंकि जब वह अस्पताल में उससे मिलने गया था तो उसकी तबीयत काफ़ी खराब थी, इसलिए वह ना चाहते हुए भी उसके बातों पर यकीन कर लेता है। कुणाल एक के बाद एक सिगार खत्म करने लगता है। उसने अब तक सिगरेट के 3 पैकेट खत्म कर दिए थे और टेबल पर पड़ी एस्ट्रे पूरी भर गई थी। कुणाल 1 घंटे तक यूं ही बैठा रहता है। उसके दिमाग में एक तूफान आया हुआ था। उसे अंदर ही अंदर एक डर सताए जा रहा था। वह काफ़ी मजबूर फील कर रहा था। उसे अपनी आत्मा पर एक बोझ महसूस हो रहा था। उसने 2 मासूम जिंदगियां खत्म की थी, जिसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं थी, और जिन लोगों की गलती थी वह उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। ये गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था।
तभी कमरे से आती हुई वो चीखें बंद हो जाती है और कुछ ही देर में वह 7 से 8 नौकर कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आते हैं। उनकी पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी, वह बुरी तरह हाफ रहे थे। वही कुणाल बिना किसी एक्सप्रेशन के ऐसे ही बैठा रहता है और मानव से कहता है, जल्दी से डॉक्टर बुलाओ, ये कुत्ता मरना नहीं चाहिए, मुझे इसे आसान मौत नहीं देनी। पल पल इसे मारना है, उसे जमीन पर रखकर नरक के दर्शन कराऊंगा, तभी मेरे दिल में जल रही आग शांत होगी। और वह लड़की भी, उसी की वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे मौत से बुरी सजा दूंगा। वह हर दिन ऐसे ही लोगों के बिस्तर पर चिक चिक कर अपनी जिंदगी बिताएगी। कुछ ही देर में डॉक्टर की टीम वहां जाती है। वह उस लड़की और वंश को कमरे में ले जाकर उनकी ट्रीटमेंट करने लगते हैं। वह उन दोनों की हालत देखकर कांप जाते हैं, क्योंकि उन दोनों की हालत काफ़ी ख़राब थी। अगर कुछ देर ऐसे ही खून बहता रहा तो वह दोनों ही मर सकते थे। अगर वह मर गई तो बाहर खड़ा वह जल्लाद उनकी जान ले लेगा, इसलिए वह कुछ भी करके उनकी जान बचाना चाहते थे। दूसरी तरफ खुराना मेंशन स्वीकृति जी अक्षय की बात सुनकर समझ नहीं पाती कि वह अक्षय को क्या जवाब दे, इसलिए वह हल्का मुस्कुरा कर कहती है, मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हो। स्वीकृति जी इतना ही कह पाई थी कि अक्षय अपने भारी आवाज में कहता है, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा चाहत के साथ खुश रहता है, मैं उसको अपनी जान से ज़्यादा प्यार करूँगा, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।